सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रसिद्ध व्यंग लेख सदाचार का ताबीज पर चर्चा करेंगे। आज हम इस निबंध के सार को तथा इस निबंध में निहित व्यंग्यात्मकता को, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इसमें वर्णित समस्या को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले हम इसके सार को संक्षेप में जानते हैं। प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने एक कल्पित कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। वे कहते हैं कि कभी किसी समय एक राज्य था। राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था। जनता में असंतोष फैलने लगा। खूब हो हल्ला जनता मचाने लगी, ठीक वैसे जैसे कुछ वर्ष पहले भारत में भी मचा था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सारा देश एकजुट हो गया था और ऐसा लगता था कि बस अब भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन हुआ, उलटफेर हुआ, फिर मुद्दे वहीं दब गए। कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हो पाया। अगर टिप्पणी करूंगा तो एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आप स्वयं देखिए कितना परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आया है। छोड़िए, अपने विषय पर आते हैं। ये चलिए थोड़ा और पीछे अतीत में चलते हैं। 1970 के दशक में जेपी नारायण जी ने समग्र क्रांति का एक आवाज़ उठाई थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में जितनी भी कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था के विरुद्ध एक आवाज़ उठी थी। और तब भारत की सबसे बड़ी नेता, और जिन्हें आज भी भारत की सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है, सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है, भारत की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी अपना चुनाव हार गई थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई। घूम फिर कर फिर उसी विकल्प पर आना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से इस राज्य में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। हो हल्ला मचने लगा। भ्रष्टाचार से सारी जनता तंग आ चुकी थी। बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। राज दरबार में मंत्रणा होने लगी। राजा ने दरबारियों से कहा कि मैंने सुना है कि राज्य में भ्रष्टाचार है। मैंने तो नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो बताइए, मुझे भी दिखाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज हमने भी नहीं देखा, और भला ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपने ना देखी हो हमें दिख जाए। महाराज ने कहा, हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद मुझे दिखाई ना दें लेकिन आपको दिखाई दे जाएं। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, शायद आपको दिखते हो। लेकिन मंत्री कहते हैं, महाराज सपनों की बात कुछ और है। सच तो ये है कि हमें आपकी विराटता देखने की आदत हो गई है। हमारी आंखें आपकी विराटता की आदी हो चुकी हैं। इन्हें बारीक चीज़ें दिखाई नहीं देती, और अगर कहीं कुछ दिखाई देता भी है तो उसमें आपकी ही छवि नज़र आती है। तो यहाँ पर भी एक व्यंग निहित है। ये व्यंग ये है कि जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो प्रायः अपने राजा के चापलूस होते हैं। तो यहाँ भी चापलूसी का स्वर दिखाई देता है। और दूसरा ये कहना है कि अगर कहीं दिखाई देगा भी तो उसमें आपकी छवि दिखाई देगी। तो ये एक व्यंग ये भी हमारे सामने लेकर आता है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो वास्तव में वो आपकी प्रतिछाया होगी। आपकी प्रतिछाया होगी कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रशासनिक शिथिलता के कारण होगा, या आपकी संलिप्तता के कारण होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे हम इग्नोर ही करेंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन महाराज बहुत अधिक चिंतित हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, और बड़ी सीरियसली, गंभीरता से अपने दरबारियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बता पाता कि भ्रष्टाचार राज्य में है या नहीं है तो कहाँ है। महाराज कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दरबार में घूमें, देखें कि कहीं भ्रष्टाचार है। अगर कहीं है तो हमारे लिए भी लेते आना,
हम भी देखें कि ये भ्रष्टाचार होता क्या है। लेकिन दरबारी हार जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक दरबारी एक समाधान सुझाता है और कहता है, महाराज, कि हमारे राज्य में एक जाति है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अंजन होता है जिससे वो अपनी आंखों में डाल लेते हैं तो बारीक से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं, और वह भ्रष्टाचार को ज़रूर देख लेंगे। उनके कहने पर विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। विशेषज्ञ आते हैं, राजा के कहने पर छानबीन करते हैं। कुछ दिनों के उपरांत दोबारा आते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, हमारी रिपोर्ट तैयार है। महाराज कहते हैं, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, राज्य में भ्रष्टाचार है और बहुत अधिक है, हर जगह है। हर जगह है? राजा अचंभित हो जाता है, कहाँ है? विशेषज्ञ कहते हैं, हर जगह, सारे राज्य में, इस भवन में, आपके सिंहासन में। सिंहासन में? राजा चौंक उठता है, सिंहासन छोड़कर एक साइड खड़ा हो जाता है। जी हाँ महाराज, आपके सिंहासन में पिछले महीने इस सिंहासन पर पेंट किया गया था, और सिंहासन पर पेंट करने के बाद जिस बिल का भुगतान किया गया था वो बिल झूठा था। वो दुगने पैसों का बिल बनाया गया था, आधे पैसे बीच वाले खा गए थे। आपके राज्य में भ्रष्टाचार है और वह मुख्य रूप से घूस के तौर पर है, रिश्वत के तौर पर है। महाराज चिंतित होते हैं। इससे पहले माफ़ करना, मैं थोड़ा कहानी में थोड़ा आगे चला गया। जैसे ही वो विशेषज्ञ आते हैं, महाराज ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। विशेषज्ञ कहते हैं हाँ भ्रष्टाचार है। तो राजा कहते हैं दिखाइए। तो विशेषज्ञ कहते हैं महाराज, उसे देखा नहीं जा सकता, वह सूक्ष्म है, लेकिन सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। वह अगोचर है, सूक्ष्म है, लेकिन सर्वत्र वह सर्वव्यापक है। राजा अचंभित होता है और कहता है, वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापक है। विशेषज्ञ, ये गुण तो ईश्वर के लगते हैं, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ कहते हैं हाँ महाराज, आज भ्रष्टाचार ही ईश्वर है। एक बहुत बड़ा व्यंग है। जो काम शायद ईश्वर से ना हो, ईश्वर की कामना करने से, ईश्वर से कामना करते रहें, लगातार मन्नतें मांगते रहें, तब भी ना हो, भ्रष्टाचार से आसानी से हो जाता है। ईश्वर ना कहें तो क्या कहें? बात फिर आगे बढ़ती है। जो बात मैं पहले बता चुका हूँ वहाँ पर आती है, सारी बात बता दी जाती है। राजा चिंतित होता है और कहता है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन चिंता का विषय है। हे विशेषज्ञ, क्या इसका उन्मूलन करने के लिए आपके पास कोई योजना है? विशेषज्ञ कहते हैं कि हाँ, हमने पूरी योजना तैयार की है। बताइए। सबसे पहले हमें उन मौक़ों को दूर करना होगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो घूस है, क्योंकि कोई भी ठेकेदार है तो वह ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को घूस देगा। तो हमें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना होगा। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं, व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन करना होगा। यहाँ पर एक और व्यंग्य हमारे सामने आता है। ठेकेदारी प्रथा पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में जब ठेका हासिल किया जाता है तो आपको पता है कि ठेका हासिल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है, रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है, रिश्वत दी जाती है, तब जाके ठेका हासिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी हैं, जैसे ठेका उसी कंपनी को दिया जाता है जो सबसे कम दामों पर सबसे अधिक काम करता है या सबसे पहले काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी बहुत अधिक कम दामों पर अधिक काम करती है तो ऐसी स्थिति में शायद अधिक तो कर दे, उसमें क्वांटिटी तो आ जाए लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी। या दूसरी बात, जब वो कम पैसों में अधिक काम करती है तो ऐसी स्थिति में वो जो मानक हैं उन मानकों को तोड़ती है, बहुत से समझौते करती है, क्वालिटी को घटा देती है, गुणवत्ता में कमी ला देती है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। महाराज कहते हैं, हे विशेषज्ञ, आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी योजना हमें दे दीजिए,
मैं और मेरा दरबार इस पर चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट, अपनी योजना वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद लगातार कई दिनों तक, काफ़ी दिन हो जाते हैं, मंत्रिमंडल में इस विषय पर बातचीत होती रहती है, योजना पर सोच विचार किया जाता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचा जाता। सभी मंत्री बार बार उस योजना से बचना चाह रहे हैं। कामचोरी की वजह से भी हो सकता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो खुद उस भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अंग बन चुके हैं, उससे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए महाराज के साथ टाल मटोल करते रहते हैं। महाराज चिंतित हो जाते हैं, अस्वस्थ रहने लगते हैं। दरबार में एक मंत्री कहता है, महाराज चिंता से आप अस्वस्थ रहने लगे हैं, कमज़ोर पड़ने लगे हैं। महाराज कहता है कि हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करें, भ्रष्टाचार तो दूर करना है। लेकिन दरबारी कहते हैं, महाराज क्या कोई ऐसा विचार नहीं हो सकता, कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती जिससे इतना अधिक उठापटक न करनी पड़े, इतना अधिक व्यवस्था में उलटफेर न करना पड़े और आसानी से ही समस्या का हल निकल जाए। और महाराज कहते हैं, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, कोई ऐसा समाधान हो जिससे भ्रष्टाचार दूर आसानी से हो जाए और इस प्रपंच में हमें न पड़ना पड़े। तभी एक दरबारी एक साधु महाराज को लेकर आता है और कहता है, महाराज ये साधु महाराज हैं, इन्होंने लंबे समय तक कंदरा में तपस्या की है और उस तपस्या से इन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है वह है सदाचार का ताबीज। इन्होंने सदाचार का एक ताबीज बनाया है, जिस व्यक्ति को वह ताबीज बांध दिया जाता है वह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, सदाचारी बन जाता है। महाराज को बड़ा अचरज होता है, यह कैसे काम करता है? वो साधु से पूछते हैं और साधु कहते हैं, महाराज वास्तव में भ्रष्टाचार और ईमानदारी ये बाहर से नहीं आती, ये मनुष्य के अंदर ही होती है। जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है तो उसमें बेईमानी का या ईमानदारी का कल यानी पुर्जा लगा देता है, और जब कोई मनुष्य काम करने लगता है तो उस पुर्जे से एक आवाज़ आती है, उस कल से एक आवाज़ आती है जिसे लोग आत्मा की आवाज़ कहते हैं, और उसी के अनुसार आचरण करते चले जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता था कि मनुष्य को सदाचारी कैसे बनाया जाए, तो मैंने अपने सिद्धि के बल पर इस सदाचार के ताबीज को बनाया। जब इसे बाजू पर बांध दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में इसमें से एक आवाज़ आती है, और ये ताबीज क्या करता है, जब कोई बेईमानी का पुर्जा अपनी आवाज़ निकालने लगता है तो ऐसी स्थिति में यह क्या करता है, यह आत्मा की आवाज़ का गला घोंट देता है, तब उसके स्थान पर अपनी आवाज़ निकालता है और वह आवाज़ उस ताबीज बांधने वाले व्यक्ति को सुनाई देती है, और आदमी, वह व्यक्ति जिसकी बाजू पर वह ताबीज बंधा है, वह उस आवाज़ को ईमान की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ मान लेता है और उसका आचरण करने लगता है। इस प्रकार से वह सदाचारी बन जाता है। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं बहुत आभारी हूँ महाराज आपका, और कहता है कि हम एक कारखाना आपके लिए बनवा देंगे, उस कारखाने का आपको जनरल मैनेजर बनाएंगे, आप हमारे लिए लाखों करोड़ों ताबीज बनाना। तभी एक दरबारी फिर से बीच में अड़ंगा डालता है और कहता है, महाराज राज्य इस प्रपंच में क्यों पड़े, हम क्यों झंझट मोल लें। ऐसा करते हैं, साधु महाराज को उसका ठेका दे देते हैं। साधु महाराज अपनी मंडली के साथ बहुत से ताबीज बनाएंगे, हमें सौंप देंगे, इस प्रकार से हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। महाराज को यह सुझाव पसंद आता है। 5 करोड़ रुपए पेश की दी जाती है कारखाना लगाने के लिए। साधु महाराज बहुत से ताबीज बनाते हैं, लाखों ताबीज बनकर आ जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी की भुजा पर ताबीज बांध दिया जाता है और देखते ही देखते सारा राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, ख़ास तौर से एक नज़र में देखने में। सभी प्रसन्न हैं, भ्रष्टाचार की समस्या का निराकरण हो गया। एक दिन राजा के दरबार में, माफ़ करना, राजा के मन में एक उत्कंठा जगती है। वो ताबीज के प्रभाव को देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ताबीज कितना कारगर सिद्ध हुआ। वो अपने कार्यालय में जाते हैं, एक कर्मचारी के पास। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वो उस कर्मचारी को कुछ काम बताते हैं और बदले में उसे 5 रुपये देते हैं। वह कर्मचारी राजा को डांटता है, कहता है, शर्म नहीं आती, तुम्हें नहीं पता रिश्वत लेना पाप है, चले जाओ यहाँ से। राजा बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद कुछ दिनों के उपरांत वह फिर उसी कर्मचारी के पास जाता है। आज 31 तारीख थी, महीने का अंतिम दिन।
राजा उस कर्मचारी को फिर से कुछ काम बताता है और उसे 5 रुपये की पेशकश करता है। कर्मचारी चुपचाप 5 रुपये अपनी जेब में डाल लेता है। राजा उस कर्मचारी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? कर्मचारी घबरा जाता है और कहता है, महाराज देखिए, मैंने सदाचार का ताबीज बांधा है। महाराज देखता है आश्चर्यचकित, ताबीज के पास अपने कान ले जाता है। ताबीज से आवाज़ आ रही है, अरे आज तो 31 तारीख है, ले ले। राजा हैरान रह जाता है। इस प्रकार से इस निबंध का अंत हो जाता है। तो ये निबंध इस प्रकार से बहुत सी बातों पर एक करारा व्यंग्य करता है। सबसे बड़ा व्यंग्य करता है हमारी प्रशासनिक सरकारी व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार के बहुत से कारणों पर। तो भ्रष्टाचार के बहुत से जो कारण हैं, उन कारणों में सबसे बड़ा कारण हम यही मानकर चलते हैं कि मनुष्य की नैतिकता होती है। जो मनुष्य नैतिक होता है, भले ही उसके ऊपर कितनी ही आपदाएं क्यों न आए, कितनी ही विपत्ति क्यों न आए, वह फिर भी भ्रष्टाचार का दामन कभी नहीं पकड़ता। वह पर सभी विपत्तियों को झेल लेता है, लेकिन रिश्वत नहीं लेता, कभी कोई अनुचित काम नहीं करता, ये माना जाता है। और इसी का सहारा लेकर अक्सर सरकारें, हमारा जो प्रशासनिक हुजूम है, सारा जो प्रशासनिक अमला है, वो अपने हाथ झाड़ लेता है। लेकिन सच तो ये है कि केवल नैतिकता ही नहीं है, कानून नाम की भी एक चीज़ होती है। प्रशासनिक कानून, कठोरता, दृढ़ता के द्वारा भी अगर हम चाहें तो भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। तो इस निबंध में दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार के जो कारण हैं, उन कारणों में हमारी प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासन की कमज़ोर इच्छा शक्ति, टाल मटोल करने की नीति, अपनी जिम्मेदारी से बचने की नीति, या किसी भी नीति को सही ढंग से लागू न कर पाना आदि, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। और अंत में जो दृश्य है, 31 तारीख को रिश्वत ले ली जाती है, तो ये इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि प्रायः जब कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, तो वह भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बनता है। तो इस प्रकार से इस निबंध लेख में हरिशंकर परसाई जी ने एक बहुत ही गूढ़ समस्या, एक बहुत ही गंभीर समस्या को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में एक कल्पित कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। और यह कहानी अलग अलग पाठक जब अलग अलग समय पर पढ़ता है तो अलग अलग भाव उसके मस्तिष्क में डाल जाती है। मेरे शब्दों में ये कहानी आप तक आ चुकी है, इसका सार आप आसानी से कर लेंगे, अब ऐसा मैं मानता हूँ। इस कहानी में जो वर्णित समस्या है, उस समस्या पर मैंने प्रकाश डाल दिया है। मैंने साथ ही ये भी बता दिया है कि इसमें कौन सी व्यंग्यात्मकता है। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है, इस कहानी के मूल भाव को, इसके सार को, इसके प्रतिपाद्य को, इसके संदेश को या निहित व्यंग्यात्मकता को प्रकट करता है। तो ये बहुत से जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यह वीडियो लिए हुए है। लेकिन फिर भी मैं पाठकों से आग्रह करूंगा कि वो मूल पाठ को अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इसे पढ़ते हुए एक अलग प्रकार का अर्थ आप ग्रहण करेंगे। शायद वो अर्थ ग्रहण करें जिससे मैं अछूता रह गया हूँ। और यही हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य लेखकों की एक खूबी रही है कि जितनी बार हम उसे पढ़ते हैं और अलग अलग स्थितियों में जब हम पढ़ते हैं तो अलग प्रकार का एक व्यंग्य, एक अलग प्रकार का भाव हमारे सामने आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपकी परीक्षा के लिए यह उपयोगी रहेगा। आपकी जो अध्ययन सामग्री के रूप में, अध्ययन सामग्री के एक पूरक के रूप में यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।